तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था, देखो किसी भी भारतीय दार्शनिक को पढ़ने में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं, वो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि इनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए थी, नंबर एक। दूसरा है कि इनके अनुसार किस तरह से शिक्षा में जो शिक्षण विधियां यूज होती हैं, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। तो हर दार्शनिक के अनुसार कौन कौन सी विधियां होनी चाहिए। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि एक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई थी, तो हर दार्शनिक ने बताया था कि उनके अनुसार नीतियाँ क्या होनी चाहिए, और कुछ इनके स्टेटमेंट थे जिनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस पूरे पैराग्राफ का आपको मतलब बताते हैं। जैसा कि लिखा गया है, भारतीय शिक्षा दर्शन के योगदान में विचारकों में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुखतम माने जाते हैं। अब क्यों, अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो ऑलरेडी एक कह सकते हो कि महान दार्शनिक थे और समाजवादी नेता भी थे, ठीक है, जो जिसका प्रभाव इनके ऊपर काफ़ी अच्छे से पड़ा। तो ये क्या करते थे, देखो इनकी कहानी मैं सुनाता हूँ। इनको भेजा जाता था ना मैकाले वाली शिक्षा नीति में, या कह सकते हो इस समय के जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं उस तरह के स्कूलों में भेजा जाता था। तो इन्हें जेल की तरह वो प्रतीत होते थे। वो सारे स्किल किस तरह से प्रतीत होते थे, तो इनको जेल की तरह प्रतीत होते थे। तो उन सब चीज़ों को जब ये पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर उनका वातावरण से जो मोह था वो क्या हो गया, भंग हो गया कृत्रिमता के कारण, ठीक है। कृत्रिमता के कारण इनका जो वातावरण था, वो मोह जो था वो वहाँ से क्या हो गया, भंग हो गया। और फिर ये स्वयं अध्ययन करने लगे और ये खुद वेद उपनिषद आदि का ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। 1905 में, ये डेट याद करने की ज़रूरत है, 1905 में राजनीतिक क्षेत्र में आए और 1913 में इन्होंने गीतांजलि की रचना की। ध्यान से समझना, ये पूछा भी जाता है आपसे, ठीक है। 1913 में इन्होंने क्या किया, गीतांजलि की रचना की, और इसी ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए 1913 में इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। अंग्रेजी अनुवाद के लिए याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल अवार्ड कब दिया गया, तो 1913 में दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने गीतांजलि की रचना किसमें की थी, इंग्लिश में की थी। किसमें की थी, इंग्लिश में की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इनको क्या किया, इन्होंने जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है वहाँ से 1913 में इन्हें डीलिट की ऑनरेरी उपाधि से विभूषित किया गया तथा भारत सरकार को 1915 में नाइट की उपाधि दी गई। तो आपसे कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि नाइट की उपाधि जो है वो किसे दी गई है, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो नाइट की उपाधि है वो किसको दी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। यही सब चीज़ें थी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हो रहा था, तो इन्होंने अपनी बहुत सारी उपाधियाँ जो हैं वो वापस लौटा दी थी, ठीक है। फिर लिखा गया है, विश्व कवि टैगोर शिक्षा दर्शन उच्च कोटि का था, जिन उनमें समन्वय की भावना थी। उनके शैक्षिक विचार संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार हैं। अब नीचे हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो हम 3 वाद पढ़ते हैं, जैसे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और मानवतावादी, इनके अनुसार ये किस रूप में थे। तो प्रकृतिवादी क्यों थे, क्योंकि इनका कहना था जो शिक्षा है, शिक्षा का सशक्त माध्यम व स्थान मानते हैं। किसको मानते हैं, प्रकृति को जो है वो शिक्षा का सशक्त माध्यम मानते हैं। आदर्शवादी के रूप में ये परम सत्य ईश्वर में विश्वास करते थे, मतलब ये ईश्वर को भी मानते थे। मानवतावादी के रूप में मानव ही वास्तविकता और सत्य भी है, यह भी ये मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ रहा है। तो शिक्षा का अर्थ इनके अनुसार, जैसा कि लिखा गया है यहाँ पे, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो न केवल सूचना प्रदान करती है वरन हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। देखो समझा ध्यान से कि किसी भी शिक्षा का जो सर्वोच्च शिक्षा का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, थोड़ा भी पढ़ना होता है और ज़्यादा भी पढ़ना होता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा पढ़ के क्या करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। आपके अगल बगल भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली में इस सर्वोच्च शिक्षा का क्या मतलब होता है कि परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना ही सर्वोच्च शिक्षा का मतलब है। जैसे मान लो आपके सामने कोई गुस्सा हो रहा है, तो आप भी उसका जवाब गुस्सा होके दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके अंदर शिक्षा अच्छी है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो गुस्सा है, आप भी गुस्सा होके दे रहे हो। आपको क्या करना है कि क्या परिस्थिति है, गुस्सा होना जरूरी बात नहीं है, परिस्थिति क्या है उसके अनुसार हमें उस समस्या का समाधान करना है। अच्छा, टैगोर ने फिर ये भी कहा है, सा विद्या या विमुक्तये का समर्थन किया, ठीक है, सा विद्या या विमुक्तये का समर्थन किया। उनके अनुसार शिक्षा केवल जन्म मरण से मुक्ति नहीं
मुक्ति नहीं देती वरन आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दासता से भी मुक्ति देती है। मतलब जो अगर आप शिक्षित हो तो भाई सिंपल सी बात है, आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको क्या बनना है? टीचर बनना है। और जब टीचर बनना है तो उससे आपकी कौन सी समस्या दूर होगी? आर्थिक समस्या दूर होगी। आपके मेंटल प्रेशर होता है कि हमें पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ करना है, तो ये भी समस्या दूर हो जाएगी। समाज में आपको एक वहदा मिलता है, तो इससे ये सामाजिक दासता भी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो इन्होंने ये कहा था कि आज की जो शिक्षा है उसमें सिर्फ यह नहीं है कि आप पढ़ के और जीवन मरण से मुक्ति पालो। जैसे पहले होता था कि वेद लोग पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, तपस्या करते थे। उन क्यों करते थे? क्योंकि वो जन्म और मरण से क्या चाहते थे? मुक्ति चाहते थे। ठीक है, तो इसी तरह से आज की जो शिक्षा है वो केवल मुक्ति नहीं देती है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानसिक दासता जो है इन सब चीज़ों से भी मुक्ति देती है। ठीक है, तो ये था शिक्षा का अर्थ किसके अनुसार? रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर नीचे लिखा गया है इनका मत था कि शिक्षा में आदान प्रदान दोनों ही निहित हैं। सच्ची शिक्षा संगृहित ज्ञान के प्रयोग में है। मतलब जो भी ज्ञान आपने ग्रहण किया है उसका प्रयोग करना ही आपकी सच्ची शिक्षा कहलाती है। इस चीज़ को याद रखना। कभी कभी स्टेटमेंट दे देगा कि सच्ची शिक्षा संगृहित ज्ञान के प्रयोग में है, किसके अनुसार लिखा गया है? तो ये किसके अनुसार लिखा गया है? टैगोर जी के अनुसार लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इनके अनुसार। तो हम देखते हैं इनके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा है। तो इनके अनुसार शिक्षा का पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा का सर्वांगीण विकास, देखो अब आपसे जब एग्जाम में पूछा जाता है ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य लिखिए, तो ये चीज़ जान लो किसी के भी अनुसार अगर शिक्षा का उद्देश्य पूछा जा रहा है तो सर्वांगीण विकास का एक जरूर से जरूर स्टेटमेंट आप उसमें डालिएगा। फिर देखो, जब शिक्षा हम ग्रहण करेंगे तो उससे हमारी बौद्धिक शक्ति का भी विकास होगा, चरित्र का निर्माण। ये 3 स्टेटमेंट तो हर दार्शनिक के आगे आप डाल देना कि अगर किसी के भी शिक्षा का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है तो इस तरह से 3 तो डाल ही देना। उसके बाद लिखा गया है सार्वभौमिक नागरिकता का विकास करना। मतलब हर जगह एक समान नागरिक, मतलब कह सकते हो कि सबको एक समान दृष्टि से देखने का विकास करना। नैतिक एवं आध्यात्मिकता का विकास करना। आपकी नैतिकता क्या है, आपकी आध्यात्मिकता किस चीज़ में है, इन सब चीज़ों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। फिर लिखा गया है व्यक्ति तथा समाज का संबंध स्थापित करना, जो कि आपके सामने लिखा गया है। तो इस तरह की चीज़ों में आप जब भी उद्देश्य पूछा जाएगा तो 3-4 चीज़ें आप एकदम कॉमन समझ लो और उन्हीं को लिखना रहेगा। ठीक है, फिर लिखा गया पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए इनके अनुसार। तो इन्होंने लिखा है उनके मत में साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, संगीत, प्रयोगशाला कार्य, आलेखन, पर्यटक, नाटक, फिर बागवानी, मौलिक रचना लेखन, संग्रहालय, खेलकूद, छात्र स्वशासन व समाज सेवा आदि का अध्ययन करने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो कोई भी चीज़ ये छोड़े नहीं है, काफ़ी व्यापक पाठ्यक्रम की वकालत की है इन्होंने। तो ये सीधी सीधी भाषा में समझ सकते हो कि अगर आपसे 2-4 चीज़ें छूट भी जाएँ तो ये मत समझना कि आपका गलत हो गया। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं जिसमें आप सारे ये सब्जेक्ट्स तो देख ही रहे हो, कम से कम यहाँ तक तो सब्जेक्ट ही होते हैं कहीं भी पढ़ने जाओगे आप। तो इस तरह की चीज़ों को आपको लिख देना रहेगा। ठीक है, अब इनके अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या हैं उनको हम देखते हैं। तो टैगोर जी के अनुसार जो शिक्षण विधि है उसमें देखो क्या लिखा गया है, निरीक्षण द्वारा सीखना। मतलब किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखना। अब अगर देखोगे ऑब्जर्व करके सीखना, जैसे बच्चे बहुत सारी चीज़ें आपकी मॉडलिंग के थ्रू, मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, नकल करना। ठीक है, जो कि आप पढ़ोगे, जो सामाजिक विकास का सिद्धांत आता है उसमें उसके थ्रू पढ़ोगे, तो मॉडलिंग का मतलब होता है नकल करना या निरीक्षण करना। इस सीधी भाषा में समझो तो बच्चे कुछ चीज़ें निरीक्षण करके सीखते हैं, कुछ क्रिया द्वारा सीखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब वो कोई बच्चा लालटेन देखता है ना तो वो उसको बार बार मना करो वो नहीं मानता है, लेकिन जब वो एक बार लालटेन को क्या कर लेता है, टच कर लेता है, तो फिर उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि इसको हमें नहीं छूना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वो क्या करते हैं, क्रिया के द्वारा सीखते हैं। फिर भ्रमण विधि के द्वारा सीखना, जैसे मान लो नई नई जगहों पर गए, वहाँ पर क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, इन सब चीज़ों से हम भ्रमण विधि के द्वारा सिखा सकते हैं बच्चों को। फिर लिखा गया है प्रकृति के अनुसरण के द्वारा, जैसे देखो न्यूटन का नाम सुने होंगे आप। तो न्यूटन का नाम क्या होगा, न्यूटन ने क्या किया था, तो आप सुने होंगे कि एक एप्पल की कहानी है, सेव की कहानी कि सेव नीचे गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को ढूंढ दिया था। तो ये क्या था कि ये प्रकृति का अनुसरण, जैसे प्रकृति ने, अब कोई भी चीज़ गिरती है तो वो कहाँ गिरती है, नीचे गिरती है। ये हर चीज़ की प्रकृति होती है। ठीक है, लेकिन न्यूटन ने उसी चीज़ से बहुत बड़ी चीज़ ढूंढ दी कि क्या, कि हमारे पृथ्वी के पास एक फोर्स होता है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से प्रकृति के
अनुसरण के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हम भी सीख सकते हैं या बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर लिखा गया है वाद विवाद के द्वारा, तो वाद विवाद के द्वारा जो हम कह सकते हो डिस्कशन करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दिया गया टैगोर का मत था स्वतंत्रता के मध्य से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। स्वतंत्रता के माध्यम से ही, अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो हम किसी भी बच्चे का या कह सकते हो किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण रूप से विकसित संभव नहीं हो सकता है। मैंने ऐसे शिक्षकों की भर्त्सना की है जो प्रतिबंध से पक्षधर हैं, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं प्रकृति के पथभ्रष्ट होने को बाध्य करता है। प्रतिबंध का मतलब जानते हो क्या है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपसे मिले होंगे या हमारी भी लाइफ में ऐसे होंगे जो हमें क्या करते हैं, बॉन्डिंग देते हैं या बांधते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। लेकिन आज की जो चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन है, जैसे कि जो कह सकते हो कि जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा कभी भी हमें बॉन्ड नहीं करती है, प्रतिबंध नहीं करती है। तो टैगोर जी ने यही कहा कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो प्रतिबंध नहीं करती है, और ऐसी चीज़ें अगर प्रतिबंध हैं तो वो प्रकृति को पथभ्रष्ट होने के बाध्य करती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार से होना चाहिए। तो हम देखते हैं शिक्षक छात्र संबंध दोनों के मध्य आत्मीयता का संबंध जरूरी होता है। गुरु मित्रवत बालक का मार्गदर्शन करे, शिष्य गुरु की हर आज्ञा का पालन करे, उसके व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, बट याद रखना, आपको एक शब्द याद रखना है कि उनके मध्य क्या होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। ये है टैगोर जी के अनुसार। फिर इन्होंने शिक्षक का कुछ रूप बताया है। शिक्षक वास्तविक रूप से तब तक शिक्षण नहीं कर सकता जब तक स्वयं नहीं सीखता है। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक आप पढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। एक लैंप दूसरे लैंप को प्रकाश नहीं दे सकता है जब तक वह स्वयं ना जलता रहे। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, भाई एक दिया है, अगर उस दिए को से दूसरे दिए को प्रकाश देना है, ठीक है, उस दिए से दूसरे दिए को प्रकाश देना है तो हम कैसे दे सकते हैं, जब ये खुद एक जले तभी हम इसको प्रकाश दे सकते हैं जला करके। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कोई अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर तभी तक आप हो जब तक आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, यानी बच्चों की तरह जब तक आप लर्न कर रहे हो तब तक आप टीचर हो। अदरवाइज आप टीचर के असली भूमिका में नहीं होते हो। तो यह संबंध होना चाहिए गुरु और शिक्षक, कह सकते हो छात्र और शिक्षक का। नेक्स्ट देखते हैं। तो टैगोर जी के अनुसार जो अनुशासन एवं दंड है वो किस प्रकार का होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना। अनुशासन का अर्थ है स्वाभाविक अनुशासन, मतलब बच्चा खुद को अनुशासन में रखे, वो होता है अनुशासन। भाई अनु मतलब होता है खुद को, और शासन मतलब शासन मतलब खुद को अपने शासन में रखना का। उन्होंने कहा भी कि अनुशासन का आधार बाह्य प्रभाव न होकर, ध्यान से समझना, मतलब हम अगर बच्चे को डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, ये प्रभावित ना होकर के स्वेच्छा होना चाहिए। तब जो होता है, जो बच्चा होता है वो बहुत अच्छे से अनुशासित रहता है। जब उसे खुद पता चलेगा कि ये चीज़ें क्यों नहीं करनी है या बदमाशी क्यों नहीं करनी है तो वो खुद नहीं करेगा। लेकिन जब तक हम बाह्य प्रभाव रखेंगे, केवल तब तक, जब तक प्रभाव रहेगा तब तक वो इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद जैसे ही हमारा प्रभाव खत्म होगा वो फिर से वो बदमाशी करेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि अनुशासन का मतलब होता है स्वेच्छा से होना चाहिए। बच्चों पर दंड के प्रयोग से नहीं पढ़ाया जा सकता है, मतलब अगर हम बच्चों पर दंड का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टैगोर जी के अनुसार परीक्षा किस तरह से होनी चाहिए, तो देखो लिखा गया है परीक्षा प्रणाली में रटंत विद्या के घोर विरोधी थे। जैसा कि आप बहुत जगह पे पढ़ोगे कि रटंत विद्या जो है वो नहीं बताया जाता है। हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि रटंत विद्या का अर्थ क्या होता है कि इनको क्या किया जाता है, घोल कर पिला दिया जाता है और परीक्षा में ये क्या करते हैं, वो सारी विधियों को उगलना शुरू करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि रटंत विद्या का विरोध होना चाहिए। परीक्षा वास्तविक रूप से बालक के मूल्यांकन करने वाली होनी चाहिए। तो जो परीक्षा होनी चाहिए वो वास्तविक रूप से कैसी होनी चाहिए, बालक के मूल्यांकन में। अब सबसे बड़ी समस्या आती थी कि उस समय स्त्रियों और जन सामान्य की शिक्षा, मतलब कह सकते हो जिस तरह से आज प्राइमरी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, उस समय अंग्रेजों का राज हुआ करता था, जो कि उस समय नहीं दिया जाता था। या कह सकते हो कि जन सामान्य लोगों को शिक्षा उतनी अच्छी तरह से, या वो जागरूक ही नहीं थे कि वो क्यों भेजें अपने बच्चों के बारे में। तो ये सब चीज़ों के रिलेटेड उन्होंने क्या कहा था और क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात हैं, तो उनको हम देखते हैं। अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इस स्टेटमेंट को, लिखा गया है स्त्री शिक्षा के प्रसार में टैगोर का मत था विशुद्ध ज्ञान।
के क्षेत्र में पुरुष और स्त्री की शिक्षा में कोई भेद नहीं, व्यवहारिक उपयोगिता के क्षेत्र में अंतर हो सकता है। मतलब ज्ञान जो है वो ना ही पुरुष में ना ही स्त्री में भेद करता है, लेकिन अगर उनका उपयोग कर रहे हैं तो हो सकता है स्त्री कुछ अलग जगह उस ज्ञान का उपयोग करे और पुरुष अलग जगह। तो यही चीज लिखा गया है कि व्यवहारिकता के क्षेत्र में अंतर हो सकता है। अच्छा, अब जन सामान्य की शिक्षा देख लो। जन सामान्य शिक्षा तभी ले सकते हैं जब माध्यम क्या हो, मातृभाषा हो। पहली चीज, बहुत सही चीज लिखी गई है, शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क हो। ये भी मैंने आपको बताया, शुरू में ही बताया निःशुल्क का स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, विश्व कवि टैगोर की शिक्षा को अनोखी देन थी, क्या थी? विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1922 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय में विश्व भारती की स्थापना की मकसद था प्राच्य व पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय करके विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। मतलब इन्होंने कहा कि हम आपकी प्राचीन शिक्षा को भी पढ़ाएंगे और पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कल्चर, जहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह से कि हमें साइंस जो मशीनें थीं वो अंग्रेज लेके आए थे, ठीक है। और हमारे देश में उस समय पता तक नहीं था कि समुद्र में हम कैसे चलेंगे, ठीक है, लेकिन अंग्रेज समुद्र को फाड़ करके आए थे हमारे देश तक, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं वेस्टर्न जो था वो कहीं ना कहीं साइंस से कनेक्ट करता था। तो इन्होंने कहा कि जो हम विश्व भारती की स्थापना करेंगे उसका मकसद क्या है कि उसमें हम प्राचीन और पाश्चात्य ये दोनों शिक्षा का हम पढ़ाएंगे, जिससे विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होगा। विश्व भारती के 10 विभाग कार्यरत थे, जिसमें भवन, शाला भवन, पथ भवन, शिक्षा भवन, कला विभाग, ठीक है, शिल्प भवन, संगीत भवन, चीन श्री निकेतन भवन, फिर हिंदी भवन। ये सब चीज़ें थीं जो उनके विभाग थे। अब इसमें चीज़ें एक हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में या कह सकते हो कि डायग्रामेटिकली इस चीज़ को देखेंगे कि इनके अनुसार जो विश्व भारती था वो किस किस चीज़ से कनेक्ट था। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होगे, तो विश्व भारती में क्या क्या चीज़ें रखी गई थी। तो विशाल पुस्तकालय, पृथक छात्रावास, मतलब वो उस कॉलेज से अलग होता था। मधुर गुरु शिष्य, मतलब गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध था वो कैसा होना चाहिए था, वहाँ पे मधुर होना चाहिए था। छात्रों के लिए न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी। सांस्कृतिक समन्वय था, प्राकृतिक परिवेश होता था, मतलब ऐसा नहीं था कि सब कुछ एक कृत्रिमता थी वहाँ पे। जैसा कि इन्होंने भी जब अपनी शिक्षा शुरुआत की थी तो उसी कृत्रिमता के कारण इन्होंने शिक्षा से या कह सकते हो कि जो मैकाले की शिक्षा थी उससे मोह इनका भंग हो गया था और श्रेष्ठ शिक्षक रखे जाते थे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल जो कि आपके सामने रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित रखा गया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।